हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये क्लास 12th का टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल लेक्चर, जिसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स क्या है? एक बहुत ही घातक डिजीज है। ठीक है, बहुत ही फैटल, अगर हम लोग इंग्लिश टर्म में बोलें तो ये क्या है, एक टाइप का फैटल डिजीज है। फैटल मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हो, जिसमें जो है अगर किसी को ये हो जाता है तो उसमें जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस पेशेंट की मौत ही हो जाएगी। ठीक है, मौत निश्चित है। तो ऐसे बीमारियों को बोला जाता है फैटल डिजीज या फिर घातक बीमारियां। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एड्स होता कैसे है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, ये सारी चीजों को जो है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर अपना। ठीक, एड्स। ठीक है, एड्स का सबसे पहली बात, तो एड्स का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं, देखो एड्स जो है ये चार लेटर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, 4 लेटर से मिलकर के बना हुआ है। एक का मतलब होता है ए, जिसमें स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। अब देखिए क्या है एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो चारों शब्द है ना, चारों का एक पर्पज है, चारों का एक मतलब है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे डेवलप होना, इसको बोलते हैं एक्वायर करना। तो इसमें क्या हो रहा है, एड्स बीमारी में क्या होता है कि हमको जो है अलग अलग टाइप ऑफ इंफेक्शन धीरे धीरे हमारे बॉडी में डेवलप होना चालू होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी अलग अलग टाइप ऑफ इंफेक्शन को एक्वायर करना चालू करती है इस बीमारी में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी का क्या मतलब हो गया कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप ऑफ इंफेक्शन को एक्वायर करना चालू कर देगा। यहाँ पर सिंड्रोम्स का क्या मतलब है? सिंड्रोम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो भाई अलग अलग अगर इंफेक्शंस आपके बॉडी में होंगे तो अलग अलग सिम्टम्स भी तो आएंगे। ठीक है, तो एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको दुनिया जहान टाइप के आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं और दुनिया जहान टाइप के जो है आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं या फिर सिम्टम्स प्रदर्शित हो सकते हैं, क्योंकि भाई जितना टाइप ऑफ इन्फेक्शन होगा उतने वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में उतना टाइप ऑफ सिम्टम्स दिखेगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, कौन से पैथोजन से होता है? अगर पैथोजन की हम लोग बात कर लेते हैं तो पैथोजन इसमें कौन सा आता है? तो एड्स के लिए जो पैथोजन जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है HIV। क्या नाम होता है? HIV। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यून सिस्टम को वीक कर देने वाला वायरस। ऐसा वायरस जो मानव जाति के कह सकते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ही कमजोर कर देगा। जब आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता ही कमजोर हो जाएगी तो आपको तो भाई फलाना ढिमकाना टाइप की भी बीमारी हो जाएंगी। कौन सी? वो सारी बीमारी भी हो जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये हो सकता है। ठीक है, वो सारी बीमारियां भी इसमें होने लगती हैं। तो इस वजह से इस पैथोजन का नाम पड़ा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये कैसा वायरस होता है? ये एक रेट्रो वायरस होता है और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बना हुआ होता है। मतलब बोले तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है। अब रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है? रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है? देखो, रेट्रो मतलब होता है उल्टा काम करने वाला। यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ये RNA से क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड DNA बनाता है। क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड DNA बना लेगा। ठीक है, अब ये DNA को क्या करेगा? हमारे ह्यूमन जीनोम से इसको इंटीग्रेट करेगा, फिर वहां से क्या करेगा? वहां से ये प्रोटीन बनवाता है। अभी ये सारा मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे वायरस जो RNA उनका जेनेटिक मटेरियल हो और RNA से वो DNA बना ले हमारे बॉडी में जाने के बाद, या फिर जिसको भी वो इन्फेक्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी में जाने के बाद RNA से DNA बना ले, फिर DNA से अपने लिए प्रोटीन बनाए, तो ऐसे टाइप ऑफ RNA को या फिर ऐसे टाइप ऑफ वायरसेस को हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस बोला जाता है। ठीक है, अब एड्स का जो है अगर एक देखते हैं एग्जांपल देखते हैं कि दुनिया जहान में सबसे पहली बार एड्स कहां पर देखा गया था, तो भाई अटलांटा में देखा गया था। CDC अटलांटा में देखा गया था, जो कि कहां पर है? USA में है। कब देखा गया था? 1981 में। ये डेट और से कोई खास मतलब नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है CDC अटलांटा USA में इसको देखा गया था। ठीक है, फर्स्ट पेशेंट इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कब ये पहली बार देखा गया था? तो 1986 में ये इंडिया में पहली बार देखा गया था। कहां पर? चेन्नई में। चेन्नई में देखा गया था। 81 में यहाँ था अटलांटा में, सोचो 86 में इंडिया में भी आ गया। 5 साल में हम लोग कह सकते हैं
अमेरिका से 5 ही साल पीछे हैं, ठीक है, हर चीज में। ये मजाक था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखने में लगभग ऐसा होता है, ठीक है। वायरस का स्ट्रक्चर वैसे माइक्रोस्कोपिक होता है, मैं यहाँ पे बड़ा करके बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ। वायरस का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है 2 टाइप की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, 2 टाइप की कवरिंग पाई जाती है। इंटरनली ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। इंटरनली क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। इसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये एकदम ऐसे इनर्ट पार्टिकल के जैसे, जब इन्वायरमेंट में ऐसे उड़ रहे होंगे ना, एकदम ऐसा इनर्ट पार्टिकल के जैसा, एकदम धूल मिट्टी के कण के जैसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, तो इनके अंदर कोई लिक्विड विक्विड नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है उसके ऊपर एक कवरिंग लगी है। देखो ये कवरिंग है, ये कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं, जो कि 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं 2 टाइप के केमिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है P17, एक होता है P24। जो यहाँ पर आपको अंदर सर्कुलर लाइन दिख रही है उसको हम लोग P24 बोल रहे हैं। जो इसके ऊपर ऐसा 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको P17 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के केमिकल से सिंपली ये बना होता है, कौन, कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो P17 और P24 है ये एक्चुअली में केमिकली है कैसा, ये अमीनो एसिड्स हैं। क्या है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर की कवरिंग हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा कवरिंग इनके पास पाई जाती है। एक एक्स्ट्रा कवरिंग इनके पास पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेलप प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इन्वेलप प्रोटीन बोला जाता है, इन्वेलप प्रोटीन बोलते हैं। अब इन्वेलप प्रोटीन में भी क्या होते हैं, 2 पार्ट लगे हुए होते हैं, 2 पार्ट लगे होते हैं। एक तो होता है GP41, एक होता है GP120। क्या होता है, GP41 और GP120, 2 टाइप के जो है आप कह सकते हैं, 2 टाइप के इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हिल गया भाई, ठीक है, सही, ठीक है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है GP41, देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा दूं ऐसे, देखिए यहाँ पे बनाता हूं। जो ये घुंडी धसा हुआ है, जो नीचे धसा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं GP41, और जो ऊपर निकला हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या है, GP120 है, ठीक है। क्या है, GP120। अब GP का मतलब क्या होता है, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड एज GP, या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेलप प्रोटीन, ये हो गया कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। और अंदर इनका क्या भरा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर ले अगर हम लोग, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना है। ये पीछे भी हम लोगों ने देखा था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। अब कह रहा है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उस पर कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक केमिकल का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है प्रोटीएज और एक होता है इंटीग्रेज। ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है इनके लाइफ साइकिल में। ये सब काम जो है हम लोग अभी मैकेनिज्म देखने वाले हैं, तो देखेंगे कि वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे काम करता है, प्रोटीएज कैसे काम करता है, इंटीग्रेज कैसे काम करेगा, वहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है एक स्पेशल चीज़ है। क्या स्पेशल चीज़ है, कह रहा है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर HIV वायरस प्राइमरीली अफेक्ट द CD4 सेल्स। अब ह्यूमन में जब अफेक्ट करता है, हमारे ह्यूमन बीइंग को, हमारी बॉडी में जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है, तो किसके ऊपर ये जो है सबसे पहला प्रभाव डालता है, या किसके ऊपर जो है सबसे पहला अफेक्ट डालता है, तो CD4 सेल्स के ऊपर जो है पहला इंपैक्ट डालता है। CD4 सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CD4 सेल्स क्या होते हैं, ये मैक्रोफेज सेल्स और जो T हेल्पर सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है CD4 सेल्स। किसको बोला जा रहा है, मैक्रोफेज सेल्स और टी हेल्पर सेल्स को बोला जाता है CD4 सेल्स। अब CD4 सेल्स के ऊपर ही कैसे इंपैक्ट कर पाते हैं, इसको अगर समझा जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर जो वायरस के ऊपर ये GP120 जो है, जो इसके ऊपर इन्वेलप प्रोटीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, GP120 जो होता है, यहाँ पर देखिए GP120 जो होता है ये एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सीक्वेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स। मान लो ये मैक्रोफेज सेल बना दिया मैंने, ये मैक्रोफेज सेल है, इसके ऊपर क्या लगे होंगे, इसके एंटीजन लगे होंगे, इसके ऊपर क्या लगे होंगे, इसके एंटीजन लगे होंगे, और इसके ऊपर भी देखो इसका भी GP120 इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये GP120 जो है ये CD4 है,
हम लोग कह सकते हैं ये CD4 रिसेप्टर सेल है, ठीक है, ये CD4 सेल्स है, कौन, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स। तो इसके ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है इसको बोलेंगे CD4 रिसेप्टर, CD4 क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर जो है एकदम इक्विवेलेंट है किसके, GP120 के इक्विवेलेंट है। अब दोनों जो है एक जैसे ही दिखाई देते हैं, केमिकली स्ट्रक्चर जो होता है इनका बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, जिसकी वजह से ये मैक्रोफेज सेल्स जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पहचान नहीं पाएंगे। जैसे HIV वायरस आपकी बॉडी में आ गया कैसे भी करके, अब वो घूम रहा है मस्त एकदम चिल करके ब्लड में घूम रहा है, तो अब मैक्रोफेज सेल भी घूम रहा है। अब मैक्रोफेज सेल देखेगा, बोलेगा कि ये तो अपने घर का ही लग रहा है, मतलब मेरे जैसा ही, इसके ऊपर भी नकाब लगा हुआ है, ये अपने घर का ही होगा, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है कोई भी उसका रिएक्शन आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब जो ये इग्नोर करेंगे उसको, जैसे ये इग्नोर किए, मैक्रोफेज सेल्स ने क्या किया, क्या क्या कर दिया, ये जो है HIV वायरस को क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, GP120 रिसेप्टर लगा हुआ था। GP120 रिसेप्टर CD4 के रिसेप्टर के जैसा ही दिखाई देता है, इस वजह से माइक्रोफेज सेल उसको इग्नोर कर देगा, टी हेल्पर सेल उसको इग्नोर कर देगा। जैसे इग्नोर कर देगा वैसे क्या करेगा, वो अपना हथियार लेकर के बैठे रहेगा, सीधा अटैक कर देगा और हाईजैक कर लेगा, किसको, माइक्रोफेज को हाईजैक कर लेगा, ठीक है। माइक्रोफेज सेल को हाईजैक कर लेगा, बोलेगा अब बताओ तुम, अब तुमको बहुत लग रहा था ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ, अब बताता हूँ तुमको मैं हूँ कौन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको हाईजैक करने के बाद, हाईजैक करने के बाद क्या करेगा, हाईजैक करने के बाद फिर अपना वो मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, अभी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये जो है ये HIV वायरस जो है फैल कैसे सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देखते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि ये फैलता कैसे है, मेनली जो है कैसे फैलता है। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, थ्रू द ब्लड। कैसे फैल रहा है, थ्रू द ब्लड फैल रहा है, और यही क्या होता है, इसका मेन रूट होता है, कह सकते हो आप इसका मेन रूट, पेरेंटल रूट की बात कर जा रही है, मेन रूट होता है, सबसे ज्यादा मेन कॉज या मेन रूट कॉज जो है जिसको कह सकते हो आप, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है, या कह सकते हैं क्या कह रहा है, थ्रू द ब्लड जो है ये सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है। अब इसमें कैसे हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन आप ले रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं या टैटूइंग करवा रहे हैं, तो उस केस में जो है ये ब्लड जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कैसे, आप जो है पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आपने मान लीजिए कोई ऐसे पेशेंट से ब्लड डोनेट करवाया जिसको HIV हो, आपने ब्लड टेस्ट नहीं किया और वही ब्लड को आपने अपने पेशेंट को जो है, अपने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करा दिया, ब्लड चढ़वा दिया, तो उस केस में क्या होगा, HIV वायरस वाला ब्लड तो आ गया, अब क्या होगा, आपका पेशेंट उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड इंजेक्शन की बात करें, मान लीजिए कोई इंजेक्शन जो है लगाया गया किसी पेशेंट को जो कि क्या था, HIV इन्फेक्टेड था या फिर एड्स हुआ था उसको, और वही इंजेक्शन निकाल करके किसी हेल्दी पेशेंट को लगा दिया गया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। और कह रहा है सेविंग से मान लीजिए जो पहले सेविंग, अभी भी जैसे मान लीजिए जो रेजर ब्लेड से सेविंग करते हैं, तो जब सेव करते हैं बहुत बार कट जाता है तो ब्लड लग जाएगा ब्लेड पे, और वही ब्लेड से जो है आप किसी हेल्दी पर्सन को अगर सेव कर देंगे, उसकी दाढ़ी को भी सेव कर देंगे, तो उसके अगर उसको कट गया और वही ब्लड उसके साथ मिक्स हो गया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, और उसको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और कह रहा है टैटूइंग से, जो आप टैटू वगैरह बनवाते हैं तो जो नीडल वो बार बार वो एक ही नीडल को इस्तेमाल करते हैं, उस केस में भी क्या हो सकता है, उस केस में भी अगर एक ही नीडल को इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार, तो पता नहीं कितनों का ब्लड मिक्स हो रहा है, तो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको भी क्या हो सकता है, वो एड्स का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। अब दूसरा कह रहा है कि प्लेसेंटल रूट के थ्रू भी जो है ये फैल सकता है, मतलब माँ से बच्चे में भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, लगभग 33%, ठीक है, लगभग 33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। प्लेसेंटल रूट के थ्रू भी हो सकता है, थ्रू द मदर टू फीटस, ठीक है, वही बता रहा है, मदर टू फीटस भी जो है थ्रू प्लेसेंटा ये जा सकता है। प्लेसेंटा के थ्रू देखिए नॉर्मली जो होता है केमिकल ट्रांसफ्यूज नहीं होता है फ्रॉम द मदर टू बेबी, मतलब ऐसा लिक्विड केमिकल नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तभी जो है बच्चा सर्वाइव करता है माँ के गर्भ में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ऐसा कह सकते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। कितना चांसेस है, 33% चांस है। और ये भी कब होता है, जब जो है फीमेल जो मदर है उसके अंदर से क्या होता है, हमारा एक एंटीबॉडी होता है। मैंने आपको बताया हुआ था, पिछले कुछ लेक्चर में बताया हुआ होगा मैंने आपको, कि इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG जो होता है, एंटीबॉडी जी जो होता है, वो मदर की प्लेसेंटा से क्या होता है, बेबी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब IgG ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उस टाइम पर जो है ये HIV वायरस को भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी जो है बच्चे को एड्स का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्सुअल रूट।
सेक्सुअल रूट से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, कोई एकदम मतलब भाई कह सकते हैं ऐसा पर्सन है, लड़का है या लड़की, कोई भी हो सकता है ये, जिसके जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो उस केस में अब उसको पता थोड़ी है कि किसको एड्स है किसको क्या है, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग होगी तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये जो है एड्स का इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसी में सेक्सुअल रूट में ही कह रहा है प्रोस्टिट्यूशन, जैसे कोई मेल है या फीमेल है जो अपने जो है बॉडी को जो है एज अ बिजनेस यूज कर रहा होगा, ठीक है, देह व्यापार में जो है लिप्त होगा, तो उसको हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी, जैसे मान लीजिए कोई सेम सेक्स के पर्सन है, मेल है या फिर फीमेल है, वो भी अगर एक दूसरे के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस केस में भी जो है ये क्या हो सकता है, एड्स का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, या मतलब कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग हुई और उसमें भी क्या हो जाएगा, एड्स का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ मिथ की बात कर रहा है, कुछ मिथ की क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको एड्स हुआ है तो उसके साथ बैठने से, बात करने से, कुछ खाना वाना शेयर करने से, क्लोथ शेयर करने से, हाथ मिलाने से, मॉस्किटो बाइट से या फिर हग करने से, इन सब चीज़ों से भी लोग सोचते हैं कि ये फैल जाएगा। खाना शेयर करने का मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में डाल के खाना खा लो तुम्हें, ऐसा उसका जूठन खा लो, ऐसा नहीं करना है भाई, तब हो जाएगा, ठीक है। खाना शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आधी रोटी तोड़ करके तुमने उसको दे दी, उसने तुमको दे दी, तो तोड़ करके दिया हुआ उसके बॉडी फ्लूइड का उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है तो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये पता लगा कि जो है वो वहीं हाथ से खा रहा है मुंह में डाल डाल के और आप भी जो है उसी में मिक्स करके खा रहे हो, तब हो जाएगा भाई, ठीक है, तब हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, जिंदगी का सवाल है, ठीक। तो साथ बैठने से, बात करने से, मॉस्किटो बाइट से, हाथ मिलाने से, हग करने से तो नहीं होगा, लेकिन बॉडी फ्लूइड का कोई सा भी पार्ट अगर मिक्स हो रहा है, आपका बॉडी, हेल्दी पर्सन का बॉडी फ्लूइड जो है कंटामिनेटेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो है HIV एड्स का ट्रांसफ्यूजन होना मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपकी बॉडी में आ चुका है ये HIV वायरस, अब आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करेगा, जो मैंने बताया था उसमें तीन टाइप के केमिकल थे, इंटीग्रेज था, पॉलीमरेज था और प्रोटीएज था, वो कैसे काम करता है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या था यहाँ पर, इंटीग्रेज था, प्रोटीएज था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात करते, मान लो ये HIV वायरस है, ये HIV वायरस ये क्या हो गया, ये जो है ये माइक्रोफेज सेल है, ठीक है, ये जो बड़ा सा मैंने ऐसा बनाया हुआ है ये क्या है, माइक्रोफेज सेल है, ठीक है, या फिर CD4 सेल बोल दो, CD4 सेल, ठीक है, CD4 सेल है। अब इसमें क्या हुआ कि ये HIV वायरस जो है ये बॉडी को या किसी भी माइक्रोफेज सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया है। तो अब इन्फेक्ट करने के पे क्या होगा, HIV वायरस आ चुका है, HIV वायरस आ चुका है, उसके अंदर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। अब यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम काम करेगा, जो पहले हमने आपको बताया हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम जो है, इंजाइम का स्पेलिंग गलत हो गया, इंजाइम काम करेगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड RNA से क्या करेगा, वो वायरल DNA बना लेगा, और वायरल DNA कैसा डबल स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड DNA को क्या करेगा, ये हमारे जीन के साथ में या फिर हमारे DNA के साथ में इसको इंटीग्रेट कर देगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर इंटीग्रेज, कौन काम करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम काम करेगा। अब इंटीग्रेज एंजाइम से क्या बनेगा, ढेर सारा प्रोटीन बनेगा, तो क्या यहाँ पर क्या काम करेगा, प्रोटीएज एंजाइम काम करेगा, ढेर सारा वायरल प्रोटीन बनाएगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली ढेर सारे नए वायरस बन करके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वायरस जा करके अब फिर नए माइक्रोफेज सेल को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे पूरी बॉडी की जो है WBC सेल्स को या फिर माइक्रोफेज सेल्स या फिर T हेल्पर सेल को अफेक्ट करता जाएगा, और उनका नंबर क्या हो जाएगा, मरता जाएगा, धीरे धीरे वो जो माइक्रोफेज सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं ये लोग। इसी वजह से जो माइक्रोफेज सेल को जो है इसी को बोला जाता है HIV फैक्ट्री, ठीक है, क्या बोला जाता है, HIV फैक्ट्री। तो आपको इसको ध्यान देना है कि ह्यूमन बॉडी में ये कौन से सेल को अफेक्ट करता है, तो कौन से सेल को अफेक्ट करता है, हमारे कह सकते हैं कि माइक्रोफेज सेल को अफेक्ट करता है, और उसके साथ में इसी वजह से माइक्रोफेज सेल को जब अफेक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, हाईजैक करके जो है ढेर सारा कह सकते हैं कि वायरल प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है। जो HIV वायरस है
उसका ढेर सारा प्रोटीन बनवाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ढेर सारे नए वायरस जन्म ले लेंगे, ढेर सारे नए वायरस जन्म लेंगे, जिससे अब वो आगे जाकर के नए नए मैक्रोफेज सेल्स को अफेक्ट करना चालू करेंगे और फिर वहाँ से जाकर के और भी नए नए वायरसेस बनवाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है मैक्रोफेज सेल्स को मारते जाएंगे ये लोग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एंट्री ऑफ पैथोजन के बाद कैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ये काम करते हैं या फिर इनका सिम्टम कैसे आना चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, जब सबसे पहली बार इंटर करेगा, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर ये वाला लाइन पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहली बार जब बॉडी में इंटर करेगा तो 2 से 12 वीक के लिए बोल रहा है, 2 से 12 वीक, या फिर कह सकते हैं लगभग 25 दिन के लिए भी। अगर वैसे 12 वीक लोगे तो 12 7 84 3 महीने के लिए हम लोग 3 महीने के लिए भी देख सकते हैं कि लगभग 3 महीने 25 दिन से 3 महीने तक के भी समय में। ठीक है, 25 दिन से 3 महीने के बीच को क्या बोला जा रहा है, विंडो पीरियड बोला जा रहा है। ठीक है, विंडो पीरियड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है पहला लैब डिटेक्शन किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, आपका ब्लड जो है कंटामिनेट हो चुका है थ्रू द एड्स या फिर HIV वायरस से जो है इन्फेक्टेड हो चुका है आपका ब्लड, तो आप जाकर के ये इतने टाइम पीरियड में, मतलब कह सकते हैं कि आप जो है 1 से 84 दिन, मैक्सिमम 1 से 84 दिन के बीच में जाकर के आप लैब डिटेक्शन करवा सकते हैं। लैब में जो है इसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं, पता करवा सकते हैं कि आपको ऐसा इन्फेक्शन हो गया है या नहीं। अगर इसमें पता नहीं चला तो लगभग अगले 5 से 10 साल तक आपको पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि आप ये विंडो पीरियड होता है और इसमें जो है लैब डिटेक्शन हो पाता है। ठीक है, अगर इसमें नहीं पता किया आपने तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाएगा, स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा, जिसमें अपने आप को ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मैक्रोफेज सेल को अटैक करता जाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा, अपना नंबर बढ़ाता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जैसे 5 से 10 साल बाद जब जो है ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुका होगा, तब जाकर के पहला अपीयरेंस आएगा सिम्टम का। पहली बार आपके बॉडी में जो है सिम्टम दिखना चालू करेंगे कब, 5 से 10 साल बाद। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 साल का हो सकता है, विंडो पीरियड जो है 2 से 12 वीक तक का हो सकता है, या 25 दिन से लेकर के आप कह सकते हैं 1 से 84 दिन तक का भी हो सकता है। इसमें जो है लैब डिटेक्शन हो सकता है, इसमें तो सिम्टम आना चालू कर देगा, तब आप इसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसका। ठीक है, आगे देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक पीरियड। एसिम्प्टोमेटिक पीरियड की बात करते हैं। वही एसिम्प्टोमेटिक पीरियड जब क्या था, जब इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा था, जिसमें जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, 5 से 10 साल। ठीक है, ये वाला पीरियड जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो है पहला सिम्टम अपीयर होता है। तो एसिम्प्टोमेटिक पीरियड की बात कर रहा है, तो 5 से 10 साल क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नो साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू इंक्यूबेशन पीरियड, कोई साइन और सिम्टम जो है नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है। ठीक है, इस समय अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एलिजा टेस्ट करते हैं, एलिजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट होता है, अगर इससे टेस्ट करेंगे तब आपको जो है एड्स पॉजिटिव आप दिख जाएंगे कि आपको एड्स हुआ है। ठीक है, 5 से 10 साल के पीरियड में भी आपको ये एलिजा टेस्ट से पता चल जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एंजाइम लिंक करके क्या करते हैं, एंजाइम जो है हम लोग कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम बनाते हैं। तो इस एंजाइम को क्या करते हैं, हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो कुछ तो एंटीबॉडीज बनी होंगी, कुछ तो एंटीबॉडीज जो है ये एड्स के खिलाफ बनी होंगी, जो स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी होंगी, जो HIV एड्स के वायरस को मारना चाहेंगी। लेकिन क्या होता है, वो मार नहीं पा रही है, अलग बात है, क्योंकि वो पहचान नहीं कर पा रही कि कहाँ पर है ये। ठीक है, एंटीबॉडीज बनी है लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही, क्योंकि वो मैक्रोफेज सेल के अंदर जाकर के छिप जाता है, तो मारे कैसे, अपने ही सेल को तो नहीं मार सकता है। ठीक है, तो लेकिन वो जो एंटीबॉडी घूम रही होंगी ना ब्लड में, तो ये एंजाइम जब स्पेशल एंजाइम जब इस टेस्ट में डालते हैं हमारे ब्लड में, तो जा करके उस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो HIV एड्स के लिए जो एंटीबॉडी बना होगा, उसके लिए जाकर के इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और हम लोग जो है लैब में टेस्ट करके देख पाते हैं कि अगर ये एंटीबॉडी बना होगा और इस एंजाइम से बाइंड करा, तो इसका मतलब ये है कि आपको एड्स हुआ है, आपको एड्स हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जब इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है, तो इस टाइम पीरियड में होता क्या है, टी हेल्पर सेल का नंबर जो है बहुत बुरी तरीके से गिरता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 900 इंटू 10⁶ पर लीटर जो है, पर लीटर मतलब 900 इंटू 10⁶ पर लीटर जो है, इतना टी हेल्पर सेल हमारे नॉर्मल ब्लड में होता है। लेकिन ये HIV इन्फेक्शन की वजह से गिर करके कितना हो जाता है,
400 इंटू 10⁶ पर लीटर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा। तो पहला सिम्टम्स कब दिखेगा? 400 इंटू 10⁶, 400 इंटू 10⁶ पर लीटर जब टी हेल्पर सेल इतना नंबर कम हो जाता है तो पहला सिम्टम जो है आपको देखने के लिए मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब कह रहा है कि एड्स जब एकदम फुल ब्लोन हो जाएगा, एकदम से कह सकते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि जो 400 मतलब हम लोग देख रहे थे ना 400 इंटू 10⁶ पर लीटर जो है टी हेल्पर सेल का नंबर जब इतना कम हो जाता है तो उस टाइम पर जो है आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अब समझ लीजिए कि भाई WBC सेल्स का नंबर कम है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो एक तरफ से जो है आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको बचाने का काम करेंगे, उसके लिए जो है वो तैयार रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है हमारे बॉडी में जब एड्स हुआ रहेगा तो उस केस में क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह पर, जैसे मान लो ये है लिम्फ, ये लिम्फ नोड हो गया मान लो। अब लिम्फ नोड का साइज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या होते हैं, ढेर सारे एंटीबॉडी सेल्स आकर के बैठे रहते हैं कि जब भी कोई पैथोजन यहाँ से गुजरेगा उसको ट्रैप करके मारने का काम करेंगे। ठीक है, उसको कह सकते हैं डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं। कौन? एंटीबॉडीज। तो अब ये बेचारे सोचते हैं कि लिम्फ नोड जितना बड़ा कर देंगे उतना ज़्यादा जो है हम लोग वायरस को पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है, बस ये बड़ा होता जाता है और कितना भी एंटीबॉडी बना ले वो पहचान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पर है? वो मैक्रोफेज सेल के अंदर ही है। तो मैक्रोफेज सेल को ये लोग बेचारे मार ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में जो है कितना भी ये लिम्फ नोड को बड़ा कर लें कुछ होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये सिम्टम होता है कि लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं? बड़े होने लगते हैं। परसिस्टेंट फीवर होता है, मतलब एकदम लगातार कंटिन्यूस बुखार बना हुआ है। ठीक है, रिकरेंट डायरिया, एकदम पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका अक्सर पेट खराब होता रहेगा, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन जो है आपका पेट खराब होता रहेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? क्रॉनिक कफ होगा, बहुत खांसी आएगी, बहुत बुरी तरीके से आपको खांसी आएगी। लॉस ऑफ वेट, आपका वेट भी गिरने लगेगा। पेट खराब है भाई, बुखार चल रहा है, खांसी आ रही है, तबीयत नहीं सही है, तो ऑब्वियस बात है आपका वेट भी गिरने लगेगा। अब कह रहा है कि फुल ब्लोन अगर एड्स हो जाता है, मान लो 400 से भी गिर करके जो है 200 जो है आपका लिम्फोसाइट हो जाता है, मतलब 400 इंटू 10⁶ से भी कम होकर के 200 इंटू 10⁶ हो जाता है पर लीटर, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? फुल ब्लोन एड्स बोलेंगे। मतलब एड्स जो है पूरी तरीके से फैल चुका है, एड्स जो है पूरी तरीके से फैल चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी नॉर्मली टॉलरेट कर लेती थी, जिनको मार के भगा देता था हमारा इम्यून सिस्टम, उस केस में क्या होने लगेगा? जब एकदम से फुल ब्लोन एड्स आपको हो गया है, उसमें जो है सड़े सड़े पैथोजन भी आपको बीमार कर जाएंगे। जो आपकी बॉडी ऐसे दूर से लात मार के भगा देती थी वो भी जो है आपके इम्यून सिस्टम का कमजोर होने का फायदा उठाने लगेंगे और आपको बीमार करना चालू कर देंगे। तो ऐसे केस को ही बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देखिए पहला क्या बता रहा है? पहला बता रहा है टीबी। टीबी तो नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस जो है ह्यूमन बींग्स को होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टीबी हो रहा है वो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम एवियम। किससे हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम एवियम से जो है हो रहा होता है। ठीक है, अभी जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है ना, जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है ये नॉर्मली जो है बर्ड्स के अंदर टीबी कॉज करता है। बर्ड्स के अंदर जो है ये टीबी कॉज कर रहा होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी तो इससे बहुत आसानी से लड़ लेती थी, लेकिन अभी जो है हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि ये माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है अब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी अफेक्ट करने लगा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करता है और इसकी वजह से टीबी हो जाती है। सोचो, इतना सड़े से पैथोजन की वजह से टीबी हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निमोनिया। निमोनिया देखो नॉर्मली निमोनिया ह्यूमन बींग्स को होता है। ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी वजह से हो जा रहा है? न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी नाम के पैथोजन से जो है ये हो जा रहा है, जो कि नॉर्मली जो है ह्यूमन बींग्स को ये कॉज नहीं करता था, नॉर्मली ह्यूमन बींग को अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन ये सोचो न्यूमोसिस्टिस कैरिनी नाम के पैथोजन से, बैक्टीरिया से भी जो है आपको क्या हो जा रहा है? निमोनिया हो जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस हो जाता है। इंसेफ्लाइटिस किसकी वजह से हो रहा है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। किससे हो रहा है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम के पैथोजन से इंसेफ्लाइटिस हो जा रहा है। नेक्स्ट है कापोरी सार्कोमा। कार्पोरी सार्कोमा जो है किससे हो रहा है? ह्यूमन हर्पेज वायरस। इससे भी जो है हमारी बॉडी लड़ पाती थी, लेकिन अब इससे भी लड़ नहीं पा रहे। कापोरी सार्कोमा जो है एक हिसाब से कह सकते हैं स्किन कैंसर होता है, जो कि आपको
हो सकता है अगर एड्स हुआ है तो, वो भी फुल ब्लोन एड्स है उस केस में, ठीक है। ये सब जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जो कि नॉर्मली होते नहीं थे लेकिन एड्स होने की वजह से होने लगे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इसको हम लोग पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पता कैसे कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर वही स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एलिजा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे पता करते हैं। तो एलिजा होता है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या था, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। देखो हमने पीछे फुल फॉर्म बताया था, लिखा नहीं था, क्यों, क्योंकि आगे लिखा है, ठीक है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, इससे क्या होता है, इसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर परऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लो ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, तो इससे क्या होगा, अब जो एंटीबॉडी बनी रही होगी HIV वायरस के खिलाफ, वो एंटीबॉडी आकर के इससे बाइंड करने लगेगी, वो इससे आके बाइंड करने लगेगी, और फिर इसको हम लोग लैब में डिटेक्ट करेंगे कि इससे जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बाइंड की है क्या, जो HIV वायरस के लिए बनती है। अगर वो बाइंड की रहेगी हमको पता चल जाएगा भाई इसको एड्स हुआ है। अगर नहीं बाइंड करे तो इसका मतलब जो है वो नॉर्मल इन्फेक्शन है, वो एड्स नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो स्पेशल एंटीबॉडीज बनी होंगी उसी को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या इसका इलाज संभव है। तो देखो अगर ऐसे डायरेक्ट बोला जाए तो भाई देखो कंप्लीट ट्रीटमेंट तो इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एकदम से कि आदमी हेल्दी हो जाए, HIV वायरस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग लाइफ सस्टेनिटी के लिए जो है ऐसा किया जा सकता है कि उम्र बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लो कोई किसी को एड्स हुआ है, वो 8-10 साल में मरने वाला था, तो उसको 30-40 साल उसका उम्र बढ़ाया जा सकता है, अगर शुरुआत समय में पता चल जाता है तो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वही देखते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट पॉसिबल कह रहा है कि इफ डिजीज इज अर्ली डिटेक्टेड, मान लो हम लोगों ने 3 महीने में ही पता कर लिया, शुरुआत के 3 महीने में ही हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई जो है इसके अंदर HIV वायरस चला जा चुका है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं, उस केस में देखिए जो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, जो क्या करता, RNA से क्या कर देता, RNA से जो है DNA बनवा देता, ठीक है। फिर DNA से क्या कर देता, DNA को इंटीग्रेट करा देता हमारे जीनोम के साथ में, हमारे जीनोम के साथ में इसको इंटीग्रेट करवा देता, और उसके बाद में क्या था, प्रोटीएज था जो क्या करता, इससे प्रोटीन बना लेता, इससे प्रोटीन बनवा देता, ठीक है, प्रोटीन बनवा देता, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इलाज में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसी के खिलाफ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के खिलाफ जो है एंटी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल देते हैं, एंटी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है इसमें इंटर कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होगा ना, ये काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये RNA से जो है जो डबल स्टैंडर्ड DNA बना रहा था ये बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं बना पाएगा तो अब वो क्या करेगा, जब DNA ही नहीं बन रहा है तो हमारे ह्यूमन जीनोम में वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। जब इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो वो प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो है हम लोग तीनों चीज के लिए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज, तीनों के लिए जो है हम लोग एंटी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं, एंटी प्रोटीएज यूज करते हैं और एंटी इंटीग्रेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो RNA से DNA नहीं बनेगा, DNA से प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है, और DNA इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा हमारे ह्यूमन जीनोम के साथ में, ठीक है। ये जो है करा जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, देखिए, ठीक है, वही बताया जा रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए क्या किया जाता है, इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया जाएगा, प्रोटीएज इनहिबिटर के लिए एंटी प्रोटीएज दिया जाएगा, इंटीग्रेज इनहिबिटर के लिए एंटी इंटीग्रेज दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, HAART, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में हार्ट बोला जाता है, HAART, ठीक है। इससे जो है हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट बोले तो ऐसा 100% ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बस मैंने जैसे आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल में पेशेंट की डेथ होनी थी, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा करके हम लोग 25 साल 30 साल कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मली जो है अपना ठीक ठाक लाइफ स्पैन जी सकता है कोई पर्सन, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग, आगे क्या है, प्रिवेंशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन बता रहा है कि हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी से हम लोग
बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी से जो है हम लोग देखें अगर तो कुछ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाको बोलते हैं या फिर नैको, NACO, ये क्या करते हैं, ये नैको हो गया और कुछ NGOs हो गए, ये क्या करते हैं, ये अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, ये अवेयरनेस फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में, और इसमें हम लोगों को बताते हैं कि इससे जो है इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, अगर आपको होता है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारी चीज़ों से अवेयर करवाता है कौन, नैको, और कुछ एनजीओज होते हैं जो हमको एजुकेट करते हैं, एजुकेट पीपल अबाउट द एड्स। ठीक है, ये एड्स के बारे में हमको अवेयर करवाते हैं, इसकी जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कुछ, जो सबसे पहली बात, ये जो नैको है ये गवर्नमेंट एजेंसी है हमारी, और एनजीओज जो होते हैं ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो हमको हेल्प करती है। ठीक है, उसके साथ में हमारी एनसीईआरटी हमको क्या कहती है, एनसीईआरटी भी कुछ हमको समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे कह रहा है कि कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न का मतलब जो है कि भाई आपको होशो हवास में रहना है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, आपको ऐसे लापरवाही से नहीं रहना है, आपको होश में रहना है। आपको क्या करना है, कह रहा है कि मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम द HIV। सबसे पहली बात तो जहाँ पर ब्लड बैंक होता है, जहाँ पर हम लोग ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पर लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं और वहाँ पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, तो उसके लिए जो है बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको जो है ब्लड को टेस्ट करना होगा। ठीक है, ब्लड को टेस्ट करना होगा, कहीं पर उसमें जो है HIV वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टेस्ट करने के बाद ही जो है ब्लड को स्टोर करके रखना है, और उसके बाद जो है किसी को भी अगर आपको डोनेट करना है तब आप जा करके डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरेंज इन द हॉस्पिटल। जो भी हम लोग इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर नीडल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो कह रहा है कि उसमें जो है सिंगल यूज सिरेंज या फिर सिंगल यूज नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद तोड़ करके उसको फेंको। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटल वगैरह में या फिर डॉक्टर्स वगैरह एक इंजेक्शन सिर्फ एक पेशेंट को क्यों लगाता है, सिर्फ और सिर्फ इस HIV वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, आपको एनसीईआरटी क्या करे, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न हमको शो करना चाहिए। नहीं कि गए डॉक्टर के पास, वही 4 जन को लगाया था इंजेक्शन, वही आपको भी उठाकर लगा दे रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि भाई नहीं, आप इंजेक्शन बदल करके ही लगाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट के लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है फ्री कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन करे, ताकि जो है मान लीजिए अगर जो है भाई कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को रख भी रहा है तो ऐसे केस में क्या करे, वो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करे, जिससे क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग नहीं होगी, जिससे जो है वो एड्स से बच सकता है। और क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज़, और जो ड्रग अब्यूज़ किया जाता है जिसमें जो है इंजेक्शन से हेरोइन, चरस, गांजा को यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी क्या कह रहा है कि ड्रग अब्यूज़ से भी अगर हम लोग बचेंगे, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ से भी अगर हम लोग बचेंगे तो भी क्या हो सकता है, हम लोग ये एड्स के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, एड्स की बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी क्या करे, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न कह रही है, और क्या है, और कुछ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नैको बोलते हैं, NACO, एंड कुछ NGOs होते हैं जो हमको एजुकेट करते हैं अबाउट द एड्स के बारे में हमको जानकारी देते हैं। ये कुछ प्रिवेंशन है हमको जो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये एड्स वाला टॉपिक खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बीमारी के बारे में क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे ये बीमारी फैलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे चैप्टर का पूरा कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।